बच्चे इस वीडियो से दूर रहे। मेरे भाई सऊदी अरब गए हुए थे। वो 2 साल बाद ही घर आते थे। फिर आखिर मेरी भाभी का सब्र जवाब दे गया और भाभी ने जबरदस्ती मेरे ऊपर। मेरा नाम वसीम है। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने घर में अकेला रह रहा था, क्योंकि मेरा भाई फारूक जॉब के सिलसिले में बैरून मुल्क यानी सऊदीया रहता था। मेरे माँ बाप दोनों ही वफात पा चुके थे। उनकी औलाद में हम 2 भाई और एक बहन थी, और बहन मेरे भाई से छोटी थी, लेकिन माँ बाप अपनी जिंदगी में ही उसका फर्ज अदा करके थे। लिहाजा घर में सिर्फ मैं और मेरी भाभी दोनों अकेले ही रहते थे। मेरी भाभी का नाम फरजाना था और मैं उन्हें एहतराम से भाभी कहकर पुकारता था। अक्सर भाभी भाई की गैर मौजूदगी में बहुत उदास दिखाई देती थी और वो अपने शोहर को याद करके चुपके चुपके सांसों बहाती रहती थी। मगर ना तो मैंने कभी इस बारे में उनसे बराह रास्त कुछ पूछा और ना ही कभी उन्होंने मुझसे खुलकर इसका जिक्र किया। वो सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती और जैसे ही रात होती तो वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती, जहां से उनके रोने और सिसकने की आवाजें आती थी। हकीकत यह है कि मेरा भाई फारूक शादी के 2 हफ्ते बाद ही सऊदीया चला गया था, जिसके बाद भाभी के लिए शोहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। फारूक भाई ने भाभी से शादी सिर्फ मेरी खातिर की थी, क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था और घर की जिम्मेदारी निभाने के लिए एक औरत की सख्त जरूरत थी। इसलिए भाई ने भाभी को मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे साथ छोड़ दिया। तब से भाभी बिल्कुल अकेली रह गई थी। मेरी भाभी उम्र में बड़ी थी और इसी वजह से उनके घर वालों ने उनकी शादी फारूक भाई से कर दी थी, क्योंकि वक्त के साथ साथ उनकी उम्र मजीद बढ़ती जा रही थी। रात के वक्त जब भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया तो मुझे अंदाजा नहीं था कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है, मगर मैंने सोचा कि शायद उनकी तबीयत खराब हो। ये सोचकर मैं फौरन उनके कमरे में पहुंच गया, क्योंकि फारूक भाई मुझे उनकी जिम्मेदारी सौंप के गए थे और कहा था कि उनके बाद मैं भाभी की हर जरूरत का ख्याल रखूं। मैं भी पूरी तवज्जो से अपनी भाभी का ख्याल रखता था, क्योंकि मैं फारूक भाई के पैसों पर ही पढ़ रहा था और इसलिए मैं चाहता था कि मेरे बारे में फारूक भाई को कोई शिकायत ना भेजे। जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुआ तो भाभी को बिस्तर पर लेटे हुए पाया। फिर मैंने दरवाजे पर ही रुककर थोड़ी घबराहट में भाभी से मुखातिब होकर कहा, भाभी, क्या आपको मुझसे कोई काम है? मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अंदर आ जाओ। मैं जब भाभी के कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी नजर झुकी हुई थी। मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखता हुआ एक नौजवान लड़का था और पहली बार मैं एक औरत को इस तरह से देख रहा था। और फिर मेरी झुकी नजरों को देखकर भाभी बोली, शर्माओ मत, इस घर में तुम ही मेरा सहारा हो, तुम ही मेरे अच्छे साथी हो। मेरा शोहर तो परदेश में है, लेकिन तुम यहाँ पर हर वक्त मेरे साथ रहते हो। इस मुश्किल वक्त में तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं ये सोचकर परेशान हो गया कि भाभी के जिस्म में कहीं शदीद तकलीफ तो नहीं, इसलिए मैंने भाभी से कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या कह रही हैं। वो मेरी तरफ देखकर बोली, मेरे सर और जिस्म में बहुत दर्द है, क्या तुम मेरा सर और कंधा दुबा दोगे? मैंने घबरा कर कहा, मुझे ये काम नहीं आता। वो बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा सर और कंधे बहुत अच्छी तरह दुबा दोगे और मेरा सर दर्द भी एक लम्हे में ठीक कर दोगे। मैं भाभी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये सच था कि मेरा भाई जब भी पाकिस्तान वापस आता था तो वो मुझसे हर वक्त अपने वजूद को आराम देने और सर को दुबाने का काम करवाता रहता था। चूंकि वो तो मेरा सगा भाई था, लेकिन मैं एक 24 साल का नौजवान लड़का होकर अपनी भाभी का ये काम कैसे कर सकता था? मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। भाभी नामहरम औरत है और वो अपने जवान देवर से सर को दुबाते हुए भी शर्म महसूस नहीं कर रही थी, जबकि औरत के लिए मुनासिब नहीं होता कि वो एक मर्द से अपना सर या कंधे की दर्द दूर करवाए, खास तौर पर जब हम दोनों के कमरे में अकेले थे। मैं इस बात पर सख्ती से इनकार कर देना चाहता था और भाभी को डांट भी देना चाहता था, लेकिन उस वक्त मैं इनकार करने की पोजीशन में नहीं था, क्योंकि मैं बेरोजगार था और मेरा सारा खर्चा मेरा भाई उठाता था। इसलिए मुझ में भाभी के सामने किसी भी काम के सिलसिले में ना करने की हिम्मत नहीं थी। फिर मेरे इनकार ना करने पर भाभी ने अपने हसीन हाथों से मेरा हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख दिया। शायद उसके सर में बहुत दर्द था। उस रात मैंने भाभी के सर और कांधों को अच्छे से दबाया और फिर अपने कमरे में वापस आ गया। मगर अगली रात फिर से ऐसा ही हुआ। रात 9 बजे भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया तो मैं यही सोचकर पहुंच गया कि भाभी को कोई जरूरी काम होगा, लेकिन वहां जाकर मैं फिर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि भाभी अपने बिस्तर पर एक मखसूस पोजीशन में करवट लेकर लेटी हुई थी और मैं घबराकर दरवाजे पर ही रुक गया। मैंने फिर भाभी को आवाज देकर पूछा कि भाभी जी, आपको मुझसे क्या काम है? मुझे लगा मेरी आवाज सुनकर वो उठकर बैठ जाएंगी, हमेशा की तरह दुपट्टे से खुद को ढांप लेगी, क्योंकि वो दुपट्टे में ही रहा करती थी।
मैंने कभी उन्हें इस तरह से नहीं देखा था, मगर मेरी आवाज सुनकर वो कहने लगी, वसीम अंदर आ जाओ, मुझे तुझसे कोई जरूरी बात करनी है। वो अभी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। फिर मैं कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त भी मेरी नजर झुकी हुई थी। मैं थोड़ा सा शर्मीला लड़का था और पहली बार किसी औरत को इस अंदाज से देख रहा था। भाभी ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और मेरी झुकी हुई नजरें देखकर बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है। क्या तुम फिर से मेरा सर दुबा दोगे? तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम बहुत अच्छे से सर और जिस्म के दर्द दूर करते हो, और उनका सर दर्द भी तुम मिनटों में ठीक कर दिया करते थे। भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि ये सच था कि मैं वाकई भाई का सर दुबाता था, लेकिन वो तो मेरे भाई थे। मगर मैं भाभी के साथ ये सब कुछ बिला झिझक कैसे कर सकता था? भाभी ने तो मुझे आजमाइश में ही डाल दिया था। फिर भाभी ने अपना सर सरहाने पर रखा और मैं उनके पीछे बैठकर उनका सर दुबाने लगा। अभी मैं सर ही दुबा रहा था कि भाभी ने साइड टेबल से तेल की एक छोटी सी बोतल निकाली और मुझे पकड़ाकर कहा, इससे मेरे सर की मालिश भी कर दो। नौजवान लड़का होने के नाते मैंने खुद को हर किस्म के जज्बात से बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन भाभी ने अभी तक ऐसी कोई फरमाइश नहीं की थी जिससे मैं बहक जाता। फिर जैसे जैसे मैं उनकी मालिश करता गया, कमरा भाभी की मध्यम सी और सरूर भरी आवाजों से गूंजने लगा। इस दौरान ना तो भाभी ने मेरी तरफ पलट कर देखा और ना ही मैंने उनके चेहरे की तरफ नजरें उठाई। मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था और मैं इस मंजर से बचकर निकल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। अगर मेरे भाई को यह सब मालूम हो जाता तो वो नाराज हो जाते, मगर मैं क्या करता? मुझे भाभी की हर जरूरत और हर फरमाइश पूरी करना थी, क्योंकि अगर मैं भाभी की बात ना मानता तो मेरा जेब खर्च बंद हो जाता। लिहाजा मैं काफी देर तक भाभी के सर की मालिश करता रहा। कुछ देर बाद शायद वो सो गई थी, क्योंकि उनकी आवाज बंद हो गई थी। फिर मैं खामोशी से भाभी के कमरे से बाहर निकल आया। आज मैंने जिंदगी में पहली बार किसी औरत के जिस्म को इतने नजदीक से महसूस किया था, और इस एहसास से मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई थी। मुझ पर अजीब सा नशा तारी हो गया था। और फिर जैसे ही मैंने सोचा कि वो मेरी भाभी और मेरे बड़े भाई की बीवी है, तो मैंने तौबा करते हुए सोचा कि आइंदा मैं रात को भाभी के कमरे में नहीं जाऊंगा। सुबह जब मैं सोकर उठा तो भाभी मुकम्मल तौर पर सर को ढांपे नाश्ता बना रही थी। फिर नाश्ता मेरे सामने रखकर उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि वसीम, तुमने मेरी सारी तकलीफ खत्म कर दी। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये सुनकर मैं शर्मिंदा सा हो गया और कहा कि आप सारा दिन घर के काम करती हैं और अकेली रहती हैं, आप कोई नुकरानी ही रख लें। नुकरानी रखने से कौन सा पैसों की कमी हो जाएगी? मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी, मेरी थकन इससे दूर नहीं होगी। मुझे मेरी भाभी की बात समझ ही नहीं आई थी, लेकिन वो ये कहकर वापस किचन में चली गई और मैं घर से निकला। लेकिन जब शाम को वापस आया तो ये बात मेरे जहन में गूंजती रही। दोपहर को मेरी बहन भी हमारे घर आई हुई थी। मैंने सोचा कि किसी तरह अपनी बहन को भाभी की मालिश के बारे में बता दूं, क्योंकि मेरी बहन मेरी भाभी की शादी से पहले की पुरानी दोस्त थी, या शायद क्लास फेलो भी थी। जब मैं अपनी बहन को शिकायत करने गया तो भाभी और मेरी बहन बातों में इतनी मगन थी कि किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, और फिर रात के वक्त मेरे बहनोई बहन को वापस अपने घर ले गए। फिर अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा भाभी कपड़े धो रही थी और बड़ी मुश्किल से कपड़ों की बाल्टी उठाए छत की तरफ जा रही थी। ये देखकर मैं शर्मिंदा सा हो गया, क्योंकि वो कपड़े मेरे थे और उन्हें इस गर्मी में बाल्टी उठाकर ऊपर जाना पड़ रहा था। मेरे भाभी को ऊपर जाने से रोका, क्योंकि शदीद गर्मी थी और कपड़े धोते हुए उनका लिबास भी गीला हो चुका था। मैंने जल्दी से भागकर भाभी से बाल्टी ले ली और खुद उसे छत पर ले गया। वहां पहुंचकर मैंने भाभी के साथ ही कपड़े भी रस्सियों पर फैला दिए। भाभी बड़े अजीब अंदाज में चल रही थी, शायद उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने उनसे कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको किसी डॉक्टर के पास ले चलूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द है। मेरी बात पर भाभी उदासी से मुस्कुराई और कहने लगी, वसीम, तुम फिक्र ना करो, ये मेरी गलतियों का नतीजा है, इसे डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। भाभी की बात सुनकर मैं खामोशी से उन्हें देखने लगा तो वो कहने लगी, फिक्र ना करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और फिर अपने कमरे में चली गई। पिछले कुछ दिनों से भाभी की बातें मेरी समझ से बाहर थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। जब दोपहर खत्म होकर शाम हुई और गर्मी का कुछ जोर भी टूटा तो मुझे चाय की तलब का एहसास हुआ। मैं भाभी से चाय का कहने उनके कमरे में गया तो कमरे से मुझे उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो रोते हुए किसी से फ़ोन पर कह रही थी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज मेरी जो हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बातों में आकर मैंने खुद को बर्बाद कर लिया।
भाभी की बात सुनकर मैं दरवाजे पर ही रुक गया। न जाने वो किससे बातें कर रही थी, लेकिन ये जरूर था कि वो कोई मेरा भाई नहीं था। भाभी की बातों का जो रुख मुझे समझ में आया, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या भाभी के सर दर्द की वजह ये थी कि वो किसी और के साथ गलत तरीके से ताल्लुक में थी? ये सोचकर ही मेरे कानों से धुएं निकलने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात किससे कहूँ। बगैर सोचे समझे मैंने भाई को फोन कर दिया। मैंने भाई से कहा कि भाई आप वापस क्यों नहीं आ जाते। वो पूछने लगे कि सब खैरियत है। अब मैं उन्हें क्या बताता कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी कैसे कैसे गुल खिला रही है। मैंने बस यही कहा कि आपकी याद आ रही है, हो सके तो वापस आ जाएं। कुछ देर के बातचीत के बाद भाई ने फोन रख दिया और फिर मैं गहरी सोच में डूब गया। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर उस रात भी भाभी ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुला लिया। मैं उनके कमरे में पहुंचा तो वो फिर से लेटी हुई थी और मुझे सर दुबाने का कह रही थी। फिर मैंने खामोशी से भाभी का सर दुबाना शुरू किया और निगाहें फेर ली। मुझे लग रहा था कि जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो मेरी गैर मौजूदगी में घर में कोई आता है। यही देखने के लिए अगले दिन मैं कॉलेज से जल्दी वापस आ गया। लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और भाभी घर में नहीं थी। मैं घर से दूर खुफिया जगह पर छुपकर खड़ा हो गया। फिर काफी देर बाद जब भाभी घर वापस लौटी तो वो पसीने में भीगी हुई थी। फिर वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। मैं फौरन घर में दाखिल हुआ और भाभी से पूछने लगा कि सारा दिन उसने क्या किया। भाभी ने मुझे घर के कामों की तफसील सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो बाहर क्यों गई थी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि भाभी कुछ ना कुछ गलत जरूर कर रही है। सारा दिन मैंने यूं ही बेचैनी के आलम में गुजारा। मैं भाभी का सच जानना चाहता था। फिर रात के वक्त भाभी ने मुझे फिर से कमरे में बुला लिया। मुझे मालूम था कि वो मुझसे अपने सर का दर्द दूर करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल इससे राजी नहीं था। लेकिन हकीकत ये थी कि वाकई उसके सर में बहुत दर्द था। मैं भी भाभी के करीब हुआ ही था कि भाभी ने मुझसे एक अजीब सी बात कह दी, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पहले लाइट बंद करो, फिर ही मैं बात बताऊं। ये पहली बार था जब भाभी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा। मैंने हैरत से उनसे पूछा कि मैं लाइट क्यों बंद करूं, लेकिन उसने मुझसे बार बार कहा तो मैं लाइट बंद कर चुका था। और फिर जैसे ही लाइट बंद हुई तो फिर भाभी मेरे करीब आई और नरमी से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि वसीम, मैं आपसे बहुत अहम बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में आपसे रोशनी में ये बात करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं आपको अंधेरा करने को कह रही थी। इसके बाद भाभी रोने लगी और फिर मेरा हाथ थामे ही भाभी ने बेड पर मुझे अपने बहुत करीब बिठा लिया। उसकी यह हरकत देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि भाभी तो तमाम हदें पार करती ही जा रही थी। मैंने गुस्से से कहा, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? उसने कहा कि वसीम, तुम घबराओ मत, मैं वाकई तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उसके बाद भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई। और भाभी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने मुझे मोहब्बत के ख्वाब दिखाए और मैंने उसकी खातिर नौकरी कर ली। वो लड़का मेरी तनख्वाह पर पड़ने लगा। जब भी वो मुझसे पैसे मांगता तो मैं उससे बाखुशी दे देती, लेकिन जब मैंने उसे शादी करने को कहा तो उसने ये कह कर इनकार कर दिया कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। उसे एक जवान लड़की मिल सकती है क्योंकि उसने बहुत तरक्की कर ली है। जब मुझे अपने ही हाथों इस जानलेवा धोखे का सामना करना पड़ा तो मैंने तन्हाई की जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। कुछ अरसे बाद फिर जब तुम्हारे भाई का रिश्ता आया तो मेरे वालिदैन ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया, लिहाजा फिर मैं शादी करके यहाँ आ गई। लेकिन मुझे अब इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने आप को एक ऐसे शख्स पर बर्बाद किया जो कभी मेरा था ही नहीं। मैं उसके लिए कमाते कमाते बूढ़ी हो गई, मगर उसने एक जवान लड़की के साथ शादी कर ली। फिर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि मुझे इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा धचका उस वक्त लगा जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे भाई ने भी सऊदीया में दूसरी शादी कर ली है। कुछ दिन पहले ही तुम्हारे भाई ने फ़ोन पर मुझे यह हकीकत बताई थी कि उसने शादी कर ली है और मुझसे शादी उसने सिर्फ इसलिए की ताकि उसकी गैर मौजूदगी में उसका छोटा भाई भी अकेला ना रहे और उसके घर की भी हिफाजत होती रही। मैंने तुमसे कहा कि मेरा सर दुबा दो और फिर तुमने मेरे सर दुबाने के साथ साथ मेरी मालिश भी शुरू कर दी। हालांकि मुझे खुद भी ये सब कुछ करवाने में शर्म आती थी, लेकिन मैं क्या करती क्योंकि अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा भी नहीं था। कल जब मैं अपने मायके गई तो मैंने अपनी माँ को अपने शोहर की दूसरी शादी के बारे में बताया और उनसे कहा कि मैं कब तक इस तरह रहूंगी। लेकिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अपने शोहर का घर मत छोड़ो, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मेरी बहू बहुत सख्त मिजाज और संग दिल है।
वो तुझे किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगी। अगर तू ज़बरदस्ती भी इस घर में आकर रह गई तो वो तेरा जीना हराम कर देगी। ये कहकर मेरी मजलूम भाभी बिलक बिलक कर रोने लगी। अपनी भाभी के बकौल ये सारी हकीकत जानकर मैं शदीद हैरानगी के आलम में भाभी का चेहरा देखने लग गया। फिर भाभी अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी, आज नहीं तो कल तुम्हें ये बात पता चलना ही थी कि तुम्हारे भाई की शादी हो गई है और अब वो वापस नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी सारी हकीकत बता दूं कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। उसने मुझे अपने निकाह में बांध कर बाहर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली है। भाभी कहने लगी कि मैं सारी जिंदगी इस घर में खामोशी से गुजार लूंगी और घर भी संभाल लूंगी, बस मुझे इस घर से मत निकालना, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मुझे ये बताया था कि उसने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है और तुम्हारा भाई अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएगा। और अब ये शदीद डर है कि एक दिन तुम भी मुझे इस घर से निकाल दोगे, क्योंकि इस घर के अलावा अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मैं यहाँ से किसी भी सूरत नहीं जाना चाहूंगी। ये कहकर भाभी फिर से फूट फूट कर रोने लगी। मैंने भाभी से कहा कि प्लीज भाभी, आप मेरी तरफ से फिक्रमंद ना हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं कभी भी आपको इस घर से जाने के लिए नहीं कहूंगा। प्लीज, अब आपने रोना नहीं है और ये घर आपका ही तो है, क्योंकि जिस तरह आपने इस घर को संभाले रखा है ऐसे कोई भी औरत नहीं संभाल सकती। फिर मैंने अपनी भाभी के आंसू पोंछते हुए उससे कहा कि देखो भाभी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेहिस भाई से तलाक ले लें और मुझे अपना लें, और मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल होने वाली है और देखना जल्द ही मुझे नौकरी भी मिल जाएगी और तब तक आप भी मेरे संगदिल भाई से आज़ाद हो जाएंगी और फिर हम अपनी एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। वैसे भी मेरी बहन और आपकी बहुत गहरी दोस्ती है, जब मेरी बहन को पैगाम मिलेगा तो देखना वो भी इनकार नहीं करेगी। मेरे मुंह से अपने लिए हमदराना बातें सुनकर भाभी कहने लगी कि देखो वसीम, मेरी उम्र अब 30 साल हो चुकी है और इस लिहाज से मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ी हूँ। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो लोग क्या कहेंगे और फिर लोगों के सवालात का मैं कैसे सामना करूंगी। भाभी के मुंह से लोगों की फिक्र सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने तेजी से कमरे की लाइट ऑन की और फिर से भाभी के पास बैठकर उससे कहा कि भाभी प्लीज, अब आप अपनी आंखें खोलें, खुशियों पर तो आपका भी पूरा हक है। अब तक आपने दूसरों के लिए कितना कुछ किया है, लेकिन दूसरों ने बदले में आपको क्या दिया जो आप दुनिया के बारे में सोच रही हैं? बस आप खुद का ही सोचो, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा। भाभी मेरी बात सुनकर रोने लगी। फिर मैंने भाभी को प्यार से समझाते हुए कहा, आपने जिससे प्यार किया, जिसकी खातिर खुद को बूढ़ा कर लिया, उसने ही आपकी कदर नहीं की। फिर आपने अपने घर वालों यानी माँ बाप और बहन भाइयों के लिए इतना कुछ किया, मगर वो भी आपको अपने घर पे नहीं रख पाए। फिर आपने मेरे भाई से शादी की, मगर वो भी खुद गर्ज मर्द निकला और उसने भी आपसे बेवफाई की। भाभी, इतना कुछ हो जाने के बावजूद अब आप भी दूसरों के बारे में सोच रही हैं और ये सोच रही हैं कि लोग क्या कहेंगे। मेरी बात सुनकर भाभी चुप हो गई और उसने मुझसे कहा कि वसीम, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हारा जो दिल करे अब तुम वही करो। अब मैं तुम्हारे हर काम में बराबर की शरीक होंगी। बस वसीम, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुमने भी कल को मेरे साथ धोखा किया तो मैं सच में मर जाऊंगी और मेरा दिल इस बार धोखे को बर्दाश्त करने की हिम्मत खो देगा। मेरे भाभी के हाथों को अपने हाथों में जकड़ कर उन्हें यकीन दिलाया कि आप कभी ऐसा सोचना भी मत। अगर मैं आपको कभी धोखा दूं तो खुदा करे मेरा वो आखिरी दिन हो। और वैसे भी आप जैसी खूबसूरत और इतनी केयर करने वाली बीवी अगर मैं चिराग लेकर भी ढूंढता तो तब भी मुझे ना मिलती। मेरी बात सुनकर भाभी ने भी मुझे कहा कि वसीम, तुम बाकी मर्दों से मुझे बहुत अलग लगते हो। मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है। उम्मीद करती हूँ कि तुम एक जिम्मेदार शौहर साबित होगे। ये सुनकर मैं भी खुश हो गया। फिर मैंने भाभी के आंसू साफ करते हुए मजाकिया तौर पर उनसे कहा कि जब आप मेरी बीवी बन जाएंगी तो मैं आपकी सर से लेकर पांव तक मुकम्मल मालिश कर दिया करूंगा। यह सुनकर शर्माते हुए वो हंसने लगी। उसको मुस्कुराता देखकर मैं भी खुश हो गया। फिर मैंने उसी वक्त अपनी बहन को फोन किया और उसे सारे मामले की हकीकत से आगाह कर दिया। मेरी बहन को भी भाभी की रुसवाई का सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई और उसने फौरी तौर पर भाभी से माफी भी मांगी। फिर मेरी बहन ने बैरून मुल्क बैठे भाई को फोन किया और उसकी इतनी बेइज्जती की कि वो आगे से कुछ ना बोल सका, या फिर वो ढीठ बनकर खामोशी के साथ बहन की सारी बातें सुनता रहा। मगर अफसोस कि वो अब भी अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं था। मैं और मेरी बहन दोनों ने मिलकर भाई से कहा कि आज ही भाभी को तलाक देकर आजाद कर दें। कम अज कम आप इसे अपने निकाह में रखकर कैद तो ना करें, क्योंकि इसे भी अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का पूरा हक है। ये सुनकर भाई ने फौरन भाभी को निकाह के बंधन से आजाद कर दिया और फिर जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई और इसकी इद्दत पूरी होने से पहले ही मेरी जॉब भी लगी। फिर थोड़े ही महीने बाद फरजाना के साथ शादी कर ली। अब वो अपने तमाम गुज़श्ता दुखों को भुलाकर मेरे साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। यूं कह ले कि हम दोनों मियाँ बीवी के एक दूसरे में जान बसती है।
मैं बेशक उम्र में अपनी बीवी से छोटा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी बीवी का आंगन इन तमाम खुशियों से भर दिया जिसके लिए वो सारी उम्र तरसती रही। शायद अल्लाह ने उसे उसके सब्र करने का सिला दिया था। अगर देखा जाए तो एक कुंवारा लड़का बल्कि एक शादीशुदा इंसान भी कुंवारी लड़की से ही शादी करने की ख्वाहिश रखता है। मगर कुर्बान चाहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक के पहला निकाह ही एक बेवा खातून से करके पूरी दुनिया समेत अपनी उम्मत को ये पैगाम देते हैं कि मैं मोहसिन इंसानियत हूँ, रहमतुल आलमीन हूँ, आसानियाँ पैदा करने वाला हूँ, दुख देने वाला नहीं, लोगों का ख्याल रखने वाला हूँ। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह किए उनमें अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सिवा तमाम औरतें तलाक याफ्ता थी और उनके शोहरों का इंतकाल हो चुका था। जरा सोचे, अगर तलाक याफ्ता औरत इतनी ही हकीर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तलाक याफ्ता औरत से शादी करके अपनी जवानी के साल इसके साथ क्यों गुजारते। इसलिए हमें चाहिए कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हुए तलाक याफ्ता औरतों की जिंदगी तंग ना करे, बल्कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और जो शख्स लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह ताला उस पर बहुत राज़ी होता है। दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।